हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में वी आर लर्निंग सेंटर्स, जहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशन विद नॉन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों का जो सेशन रहने वाला है बच्चों, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन में 27 जनवरी को हुए एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट में हुए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले बच्चों अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और सारे के सारे सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट्स का एक नोट बनाते जाना है ना। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया था, सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें है? तो बच्चे इनॉल क्या होता है हमें पता है कि अगर कोई कार्बन है, ठीक है, उससे क्या है हमारे डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, राइट, और उससे ही हमारा क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसमें इन फंक्शनल ग्रुप भी है और इसमें ऑल भी है, तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग किसका नाम देते हैं, इनॉल का नाम देते हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों को पता है, हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक, तो अगर हम देखें इसमें सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट कहां पे होगा, है ना बच्चों, तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे 3 कीटोन है ना, 3 कीटोन लिंक है। अगर इसको हम टॉटोमराइजेशन करें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट वाले की बात करूं मैं, तो फर्स्ट वाला हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, राइट। अब अगर मैं बात करूं इसका कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म की बात करूं, ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं इनॉल फॉर्म की बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे टॉटोमराइजेशन होगा और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, OH E, और यहां पे नहीं, इसको रख पढ़ देता हूं, यहां पे OH और डबल। तो आप देख सकते हो इसमें टोटल 3 इनॉल बन रहे हैं, टोटल 3 इनॉल बन रहे हैं। तो मैक्सिमम कंटेंट बेटा 3 इनॉल का इसमें ही था। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, तो यहाँ पे तो 1 इनॉल बनेगा, कोई मतलब नहीं, यहाँ 1 इनॉल बन सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बनेगा नहीं। यहाँ पे 2 इनॉल बन सकते हैं मैक्सिमम, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे या फिर एक इधर से बन जाएगा, एक इधर से बन जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे 1 इनॉल कंटेंट होगा, यहाँ पे मैक्सिमम 2 इनॉल कंटेंट होगा। यहाँ पे अगर इधर बनाएंगे, एक इनॉल कंटेंट इधर बन सकता है, एक इनॉल कंटेंट इधर बन सकता है, बीच वाला रह जाएगा, है ना बेटा। तो सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट किसमें था, हमारे फर्स्ट वाले में था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। सबसे ज्यादा इसमें से एसिडिक कौन सा है। ठीक है, तो भाई हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, या फिर कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ देते हैं और कुछ होते हैं जो बेंजीन रिंग से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अगर यहां पे बात करूं मैं विच इज मोस्ट एसिडिक, तो एसिडिक का मतलब क्या है, एसिडिक का मतलब एसिड बेस में हम लोग क्या पढ़ते थे बेटा, अगर हम HCl लेते थे तो क्या होता था, Cl माइनस और H+ देता था। ठीक है, H+ जो जितने अच्छे से दे देगा वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, ये बात हमें पता है। तो अब Cl माइनस माइनस इसके ऊपर चार्ज क्या है, स्टेबलाइज है, तो वही चीज हमें यहाँ ऑर्गेनिक में लगानी होती है। कहां पे नेगेटिव स्पीशीज, ये जो हमारा जो एनायनिक पार्ट बनेगा वो स्टेबलाइज होगा। तो हमको पता है कि ये क्या है, ये तो सिंपल एल्केनॉल है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे ये तो मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पे ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट लगाता है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा होगा। अब इसकी बात करते हैं, भाई यहाँ पे क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, जो कि क्या -M इफेक्ट शो करते हैं, और यहाँ पे भी नाइट्रो लगा है जो कि -M इफेक्ट शो करता है, ये भी -M इफेक्ट शो करता है। मतलब क्या है, अगर यहां से H+ निकलेगा बेटा तो इसके ऊपर क्या आएगा, H+ निकलेगा तो O- चार्ज आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से कौन, NO2 हमारा क्या करेगा, अपने पास ले लेगा। NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, और साथ के साथ हमें क्या देता है,
हमें देता है माइनस का m इफेक्ट, मतलब माइनस m मेसोमेरिक इफेक्ट देता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जब H+ ये इजीली सबसे दे देगा, क्योंकि O- जो चार्ज है वो इन दो नाइट्रो ग्रुप की वजह से काफी ज्यादा स्टेबलाइज है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है भाई, ठीक है, इसको सेव कर लेता हूं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं भाई। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो लोग शो कर सकते हैं जिनके पास क्या हो, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो या फिर ऑर्बिटल एक्सटेंड करने की टेंडेंसी हो। ठीक है, हमको पता है क्लोरीन के पास भी डी ऑर्बिटल होंगे वैकेंट, इसके पास भी डी ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, इसके पास भी डी ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, लेकिन फ्लोरीन की अगर बात करें तो डी ऑर्बिटल्स इसके पास नहीं होते हैं। इसीलिए हमेशा हमेशा केमिस्ट्री में आपने F को सिर्फ और सिर्फ -1 स्टेट में देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या आती बेटा, -1 आती। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है और स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है बच्चे, ये बात पता चल गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक, चलो इसको सेव कर लेते हैं इस आंसर को। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चों ने थोड़ी सी गलती करी है इसमें, और उस गलती को मैं क्लियर करता हूं। बच्चों ने इसमें नंबरिंग अपने तरीके से कर दी है, गलत तरीके से कर दी, जो कि हमें नहीं करनी है। अगर हम बात करें इसकी नंबरिंग की, तो नंबरिंग इसमें बेटा कहां से होगी, नंबरिंग कहां से होगी, जहां से क्या लगाओ, फंक्शनल ग्रुप लगाओ। तो इसमें मिथाइल फंक्शनल ग्रुप लगा है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो क्या होगा, 1 में डाई मिथाइल लगा है। ठीक है, M फॉर मिथाइल होता है बेटा, M फॉर मिथाइल होता है, और ये क्या लगा है, ये हमें नजर आ रहा है CH2 CH3, मतलब ये E फॉर इथाइल है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो इथाइल पहले आएगा, लिखा जाएगा कि मिथाइल, तो हाँ भाई इथाइल पहले लिखा जाएगा, इथाइल पहले लिखा जाएगा और मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं, इथाइल पहले लिखा जाएगा, तो इथाइल किसमें पहले पहले लिखा है, सब में पहले लिखा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, ये बात तो हमें प्रूव हो गई। फिर हम नंबरिंग करने आते हैं 1 2 3, तो 3 में लिखा है इथाइल, 3 इथाइल, 1,1 1,1 डाई मिथाइल, तो ये क्या है, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बच्चे, ये बात हमें समझ में आ गई, क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, कौन सा आंसर था ये आंसर हो गया हमारा 3 इथाइल 1,1 डायमिथाइल साइक्लो 3 इथाइल 1,1 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका सेकंड आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, चलो इसको सेव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, द गिवन कंपाउंड इज, गिवन कंपाउंड क्या है, तो हमें समझ में आ रहा है एरोमेटिक। यार एरोमेटिक तो नहीं होगा, एरोमेटिक में हकल्स रूल वगैरह फॉलो होता है, इसमें तो कहीं फॉलो ही नहीं हो रहा, 2 पाई बस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं फॉलो होगा, एरोमेटिक हो नहीं सकता। एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक के लिए 4 and पाई इलेक्ट्रॉन वाली हमारी जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू n की क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए पाई वाले, तो ये भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। एसाइक्लिक है, नहीं भाई ये तो साइक्लिक दिख रहा है। एसाइक्लिक क्या होता है, जैसे कि ये CH3 CH2 CH3 इस टाइप के ग्रुप क्या होते हैं, ये होते हैं एल्काइल, ओपन चेन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक भी नहीं। अब बचा एलिसाइक्लिक। यस बच्चों, इस टाइप का जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। देखो पूरी ऑल ओवर केमिस्ट्री से सारे कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल। अब सर पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा,
पोलर मॉलिक्यूल वो होगा जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये नॉन पोलर होंगे। ये क्या होंगे बच्चे, ये नॉन पोलर होंगे। और डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा तो ये क्या होगा, पोलर होगा। अब हमें बस सिंपल ये देखना है इनमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। ठीक है, एक एक करके बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाते हैं, CH H डबल बॉन्ड H H। भाई इसमें आप देख सकते हो डाइपोल मोमेंट पूरा आपस में क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। देखो ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा। म्यू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ये तो नॉन पोलर हो गया। ठीक है, CHCl3 की बात करते हैं, या उससे पहले CCl4 और CH4 की बात कर देते हैं। ये क्या होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे sp3 ज्योमेट्री के साथ। CH H H और H, ये दो सबका क्या हो रहा होगा, डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर अगर हम बात करते हैं CHCl3 की, क्या लिखा है, CHCl3 लिखा है। इसका मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन और यहां पे H। आप देख सकते हो इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा। ठीक है, ये इधर की तरफ पुल कर रहा होगा, ये इधर की तरफ पुल कर रहा होगा, ये इधर की तरफ पुल कर रहा होगा। तो एक ही डायरेक्शन में सारा डाइपोल मोमेंट आ रहा है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को, इसका क्या आंसर होगा, CHCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल। इनमें से पोलर मॉलिक्यूल क्या है, तो ये तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेंट्रल एटम हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है। ठीक है बेटा, तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। हमें नजर आया SO3। ठीक है, S का X ले लेते हैं, माइनस का 2 × 3 कर देते हैं, = 0 कर देते हैं। ठीक है, तो x माइनस का 6 = 0, तो x = क्या आ गया, +6 आ गया। ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, H2SO3 की बात करते हैं, H2SO3 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे +2 × 1 करेंगे, हाइड्रोजन के केस में प्लस का x ले लेते हैं, प्लस का माइनस का 2 × 3 कर देते हैं, = 0। देखते हैं क्या आ जाएगा, +2 प्लस का x माइनस का 6 = 0, x माइनस का 4 = 0, x प्लस का 4। हाँ, यही आंसर हो गया। क्या, H2SO3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछा गया था, तो क्या आंसर हो जाएगा, H2SO3। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। क्या है, इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल की बात कर रहा है। थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिटल इज r। ठीक है, फाइंड आउट रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिटल। फोर्थ के लिए क्या होगी, तो एक फॉर्मूला आता है जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, किसके टर्म्स में, रेडियस के टर्म्स में आता है। तो रेडियस जो होती है हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, n²/z में आती है। जब हम लोग क्या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा, n² z। ठीक है, ये बात हमें समझ में, ये मैं फॉर्मूला याद करना था, पहले से हमें याद होना चाहिए था। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा, r एज इट इज रख लो, यहां से k की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, z/n² = k। यहां से k की वैल्यू क्या निकल आएगी, भाई a की हमें मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं किया, तो z की वैल्यू तो दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, तो z क्या हो जाएगा, 1r/n²। पहला क्या था बेटा, ये था थर्ड ऑर्बिटल। थर्ड क्या होता है, 3 × 3 मतलब 9 आ जाएगा, तो r/9 हो गया। ये k की वैल्यू निकल आई। अब ये चीज हम फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिटल की निकालेंगे तो क्या आएगा, r = k n²/z। ठीक है, तो r निकालना है, r'। ठीक है, = k की वैल्यू कितनी है ये बच्चे, k की वैल्यू हमारे पास आई है r/9 into
फोर्थ के लिए निकालना है हमें, तो क्या कर दोगे 4 का स्क्वायर कर दोगे, अपॉन में z की वैल्यू तो 1 ही रखेंगे क्योंकि हमारा जो एटम है वो सेम है। तो क्या आ जाएगा r इंटू 16 अपॉन 9, r डैश की वैल्यू आ गई 16r अपॉन 9 हो गया। 16r अपॉन 9 लिखा है, हाँ 16r अपॉन 9 फर्स्ट वाले में लिखा है। ये चीज हमें क्लियर होगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, इसको सेव कर लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखें ये किसको आता है। क्या लिखा है, सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड बेस का काम क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस का काम एक तरीके से इसको मान लो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की टेंडेंसी कैसी है। तो हमें नजर आ रहा है यहां पे सबके पास नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन लगा है, इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या होगा बेटा, लोन पेयर होंगे, लोन पेयर होंगे, यहां लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर होगा, इधर इसके पास लोन पेयर, इधर इसके पास लोन पेयर होगा, ठीक है। आप देख सकते हो बेस की एबिलिटी क्या होती है, बेस की एबिलिटी क्या होती है, बेस की टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर तभी डोनेट कर पाएंगे ना जब वो फ्री होंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहां क्या नजर आ रहा है, यहां पे तो फिनाइल रिंग लगी, यहां फिनाइल रिंग लगी है, यहां पे एक रिंग लगी है जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो जहां जहां भी कॉन्जुगेशन हो रहा होगा वहां पे क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है, इसके भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए भाई, ये दो ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे भी फिनाइल रिंग लगी है, तो ये आराम से इधर जा रहा होगा और ये पूरे में ऐसे करके डिलोकलाइज हो रहे होंगे, तो ये अवेलेबल तो नहीं है, ये अवेलेबल तो नहीं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हो इसमें नो कॉन्जुगेशन, इसमें नो कॉन्जुगेशन, इसको टिक क्रॉस करो, नो कॉन्जुगेशन, इसमें बेटा कॉन्जुगेशन नहीं है। तो जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा वो क्या करेगा, उसके लोन पेयर वो आराम से वो दे सकता है। इस वजह से ये क्या है, काफी ज्यादा क्या है, बेस। और वही पूछा गया था ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, ठीक है बच्चे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, जबकि है बहुत इजी। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडाइनियम 60 Nd इज, मतलब इसका एटॉमिक नंबर तुम्हें ऑलरेडी दिया गया है क्या, 60, ठीक है। हमको पता है ज़ेनॉन के बारे में, Nd इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ज़ेनॉन लिखेंगे। देखो ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो सकता है, कॉमन सेंस से। पहली बात ये लिखा कैसे, इसको थोड़ा सा एक बार सही कर देता हूं। इसका मतलब ये लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट में प्रॉब्लम है, Xe4F4 लिखा है, 6S2 लिखा है। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है Xe5F1, ठीक है। तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है Xe4F2 6S2, और चौथा क्या लिखा है बेटा, चौथा लिखा है Xe5F4 4D1, ठीक है। ये बात समझ में। अब देखो तुमको ये पता होना चाहिए कि नियोडीनियम कहां का एलिमेंट है। नियोडीनियम हमारा क्या है बेटा, लैंथेनाइड है, पहली बार लैंथेनाइड, ये लैंथेनाइड में आता है। और लैंथेनाइड हमारी कौन सी सीरीज होती है, 4F सीरीज होती है। एक्टिनाइड कौन सी होती है, 5F सीरीज होती है, ठीक है। तो 4F वाले होंगे, पहली बात तो 4F वाले होंगे। तो एक ऑप्शन ये कट गया 5F वाला, एक ऑप्शन ये कट गया, समझ में आया, मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता और ये ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर Xe का तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। Xe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। कितने बचे 60 में से 6 बचे, 6 इलेक्ट्रॉन हमें और फिल करने। तो आप देखो गैस भी लगा सकते थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन फिल करा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करा रहा है। बेटा ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया, बचा कौन सा, ये सही हो गया। वैसे अगर इसको सिंपली याद करना चाहो तो क्या होगा, Xe4F4 6S2, देखो 4 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। और 6 + 54 मेक इट 60, ठीक है। कितना सिंपल था। आपको अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना, तो उसको रिकॉल करके आप आंसर दे सकते थे इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इथेनॉल शोज टर्बिडिटी विद ल्यूकास रिएजेंट। इथेनॉल मतलब C2H5OH, ठीक है। ये क्या? ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसेंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ क्या रिएक्शन होती है हमको पता है, टर्बिडिटी टेस्ट होता है। ये क्या होता है? टर्बिडिटी टेस्ट होता है, ठीक। 3 डिग्री तुरंत दे देते हैं, फिर उसके बाद 2 डिग्री का कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। ये क्या है बेटा? ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ये ल्यूकास टेस्ट है ना। तो 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? अपॉन हीटिंग, जब तक हम इसको हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक ये टर्बिडिटी नहीं शो करेगा। तो हीट प्रोवाइड करने में टर्बिडिटी शो करता है। सिंपल सा आंसर था, अपॉन हीटिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये वाला भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड बिटवीन बेस एंड शुगर। तो अगर मैं बात करूं किसकी? बेस की, तो यहां पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेस में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस। और शुगर होती है भाई, शुगर होती है, पेंटोस शुगर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लिंकिंग होती है वो कौन से होते हैं? ये लिखा है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बहुत इजी था, ठीक है। एन का मतलब कहां से आता है? नाइट्रोजनस बेस, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एन वहां से आ जाता है, ठीक है। एन ऐसे ही पकड़ सकते थे, आ जाता एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। भाई मैंने तो ऐसे ही याद किया, मैंने तो ऐसे ही समझा है, वही मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये हमें क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कॉम्प्लेक्स विद मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसका क्या काम हो सकता है? इसका काम ये हो सकता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड करना है। इसका हमें शॉर्टकट आना चाहिए, ठीक है। क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख ले भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख ले। जिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस तो क्या होगा? स्पिन मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम will also increases। तो हमें देखना है which will be having highest number of unpaired electrons, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दे रखा है Fe F6 दे रखा है, ठीक है। Fe यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। समझ में आ गया? Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 26 होता है, यानी क्या होता है? 4s2 3d6, ठीक है। D S D 1 2 3 4 3D 4S। S में कितने फिल है बेटा? 2 फिल है, फिल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। D में कितने फिल है? 6 फिल है, रहने दो। 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? ये हमारा Fe का है, ठीक है। Fe3+ का क्या होगा? Fe3+ में क्या होगा? एक ये दोनों खाली हो जाएगा, 4s क्योंकि बाहर की तरफ है, ये खाली हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएंगे। और इसके पास कितने बचे होंगे बेटा? 1 2 3 4। इसके पास कितने बचे होंगे? 2 इधर से निकल गए तो 1 इधर से जाएगा। 1 2 3 4 5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5 आ गए। सर 5 ही रहेंगे क्या? पेयरिंग नहीं होगी? यस, पेयरिंग नहीं होगी, बिकॉज F- क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या बनाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और सेम एज इट इज रहेगा। कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई पेयरिंग नहीं होगी। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 5 ही रहेंगे। यही आंसर सही हो। बाकी आप देख सकते हो Cn क्या है हमारा?
Cn होता है Cn माइनस, ठीक है, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। यहाँ पे भी Fe3+ की स्टेट में है लेकिन ये पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग करा देगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, n = 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। देखो ये 3 और ये 3 क्या बन जाएगा, Fe3+ बनेगा। Fe3+ की स्टेट यही कुछ बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पेयरिंग करानी है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसमें n1 होगा। इसमें क्या Fe2+ की बात है तो ये निकल जाएगा और इस तरीके का कुछ हमें मिलेगा। तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4, n यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। इसके केस में होगा क्या होगा, V का कितना होता है 23 होता है, इसका तो हो जाएगा 4s2 3d3 हो जाएगा, और 2+ है तो ये पहले निकल जाएगा। तो n में कितने हैं, n में हमारे पास 3 है। तो आप देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इसमें आए थे, तो इसी का मैक्सिमम होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो गई, कितना सिंपल था, समझ में आ गया, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच काइनेटिक एनर्जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारे लिए क्या फॉर्मूला आता है भाई, मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारा फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मॉलिक्यूल भी लिखा है भाई, यही तो था, यही तो मेन चीज थी, मॉलिक्यूल लिखा है तो ये पूरा का पूरा मोल आता है और इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, क्या है 0.414। इसको EV में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट करें 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 3/2 R की वैल्यू गैस कांस्टेंट 8.314 इनटू T अपॉन में Na इनटू 6.023 इनटू 10⁻23। इसको रीअरेंज कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व करने में केल्विन में कुछ आंसर आएगा और वो आंसर आएगा 3198.9 केल्विन। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो सकता है, देखें 319, हाँ 3199 आ सकता है, 3199 वाज आवर फाइनल आंसर इन केल्विन, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह नेक्स्ट क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ये तो सिंपल सॉल्यूशन से था, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव डेविएशन में हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या कर रहा होता है बेटा, डिक्रीज कर रहा होता है। हम लोगों ने इसी के टर्म्स में तो यूज किया नेगेटिव डेविएशन, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, नेगेटिव डेविएशन जब हो रहा होता है तो क्या होता है, हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा होता है। तो सबसे पहले इंक्रीज इन वेपर प्रेशर वाले काट दो, ठीक है, 50% ऑप्शन हमारे कट गए। अब डिक्रीज, अब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज ही करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो ऑप्शन क्या हो गया, ये सही हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज बोल रखा था, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से इन सब चीजों से डील करते हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हमें याद हो जाना चाहिए, हमें क्लिक हो जाना चाहिए SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, कार्बोकैटायन RDS क्या होता है, RDS होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, या फिर मैं बोलूं क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने अच्छे से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, ये बात हमको पता है। तो अब इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें कार्बोकैटायन की तो मेन फंडा यही है, मेन फंडा यही है कि अगर इस टाइप का कुछ हमें दिया गया होगा एल्किल हैलाइड, जैसे इस तरीके को कोई एल्किल हैलाइड दिया गया होगा, क्या होता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है और हमारे पास क्या होता है बेटा, कार्बोकैटायन। अभी ये क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज था, अब ये क्या हो जाएगा, C इधर CH3 इधर CH3 और इधर CH3, क्या 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज। अब आप देख सकते हो ये बेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्लेन में है,
ये कार्बन बीच में रखा हुआ है, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। तो अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहां अटैक कर सकता है? ऊपर से भी अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो जब ये दोनों ऊपर से भी कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है, मतलब क्या है, हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, दो तरीके के प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे। कैसे? यहां से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो जिसमें दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आपस में क्या होंगे? रेसमिक मिक्सचर्स होंगे, ये रेसमिक मिक्सचर्स होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लिख लो अपनी कॉपी में। तो क्या होगा? 100% रेसमाइजेशन 100% भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पे इतना बल्कि ग्रुप लगाओ कि ऊपर से बहुत अच्छा अटैक ना हो पा रहा हो, सिर्फ नीचे से अच्छा अटैक हो पा रहा हो। और अगर यहाँ पे क्या बहुत छोटे छोटे ग्रुप लगेंगे तो हो सकता है जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो नीचे से अच्छे से अटैक कर पा रहा हो, ऊपर से ना कर पा रहा हो। या ऐसी कोई कंडीशन हो कि ऊपर से कर ले रहा हो, नीचे से ना कर पा रहा हो, तो ऑलमोस्ट 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या रेसमाइजेशन तो हो रहा है, ये देखा, रिटेंशन नहीं होता है, रिटेंशन नहीं होगा हमको पता है, इन्वर्जन नहीं होता है। इन्वर्जन हमारे किस में होता है बेटा? SN2 में होता है, हमको ये बात पता है, SN2 में होता है। ठीक है, रेसमाइजेशन होता है वो भी ऑलमोस्ट। ठीक है, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द क्या ग्रुप्स प्रेजेंट इन आवर कार्बोकैटायन। ठीक है, क्योंकि ऊपर से भी अटैक हुआ, नीचे से भी अटैक हुआ, तो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर्स मिलेंगे। लिख लो, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट हमारे होते हैं इसमें रेसमिक मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है भाई, ये बात हमें क्लियर हो गई? ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कह रहा है? ठीक है, देखते हैं ये भाई साहब क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं बोरॉन इज हार्ड एलिमेंट। ठीक है, नो डाउट बोरॉन हमारा हार्ड एलिमेंट है। ठीक है, नॉन मेटल में आता है। बोरॉन हैज यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई, ये भी बात सही है, बोरॉन का हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। लेकिन क्या, देखो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसर्शन रीजन दोनों सही है। ठीक है, तो यहां पे पहली बात ये वाला ऑप्शन तो काट दो। ठीक है, अब एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन इज करेक्ट। रीजन भी हमें पता है करेक्ट है, बोरॉन हैज यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, आर इज इनकरेक्ट। अब हमें ये देखना है कि इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो आपको खुद ही पता है कि अगर कोई चीज हार्ड या सॉफ्ट है, जैसे हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ा करते थे क्या, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, तो क्या होता था वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी इंटरनल एटॉमिक एलिमेंटल अरेंजमेंट की वजह से, क्रिस्टलोग्राफिक की वजह से क्या हम लोग देखते थे, उसका हम लोग देखते थे कि वो एलिमेंट कैसा है, हार्ड है कि नहीं है। बॉन्डिंग से देखते थे हम लोग, देखते हैं आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इन सब चीजों से देखते हैं। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है बच्चे? यहां पे हमें दे रखा है हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो हार्ड है? नहीं नहीं नहीं, वो अपनी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हार्ड है। वो मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई है, वो ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा? यस, इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई, हमें क्लियर हो गया। सेव कर लेता हूं इसको। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे, कोई इतना बहुत टफ पेपर नहीं आया था, ठीक ठाक पेपर था। ठीक है, NaOH, अच्छा ये रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ टाइप की थी। ठीक है, PbCr, अच्छा ठीक है, PbCrO4 रिएक्ट विद 4NaOH, कुछ इस टाइप की रिएक्शन हमारे पास आई थी। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें देखना था। ठीक है, क्या होगा? डायनाइनिक होगा, ये क्या होगा ये हमें देखना है। तो बेटा इसमें जो प्रोडक्ट बनता है Na2CrO4, पहला एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na2PbOH का होल 4, एक ये बनेगा, जो कि ये क्या है? ये हमारा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल लो इसको, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स बोल लो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल दो, जिसमें OH माइनस क्या होंगे? लीगेंड होंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल हमारे पास एक तरीके का सॉल्ट बन गया, हमें सॉल्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब इसी में पूछा है ये क्या है बेटा, डायएनाइनिक है कि न्यूट्रल है, ट्रायएनाइनिक है। तो हमें नजर आ रहा है ये प्लस के फॉर्म में होगा और ये माइनस के फॉर्म में होगा। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं तो क्या होगा? ये देखो 2Na प्लस होगा, एक जगह निकल के आएगा प्लस, और क्या लिख के आएगा? PbOH का
होल 4। ये कुछ रिएक्शन बुक में लिखी होती हैं, आपको याद करना होता है, तो 2 माइनस आएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमें ये तो समझ में आ गई ये कैसा है, डायनाइनिक है, मतलब इसमें क्या कैटायन एनायन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल तो है नहीं भाई, ट्रायनाइनिक नहीं, ट्रायनाइनिक भी नहीं, ये ट्रायनाइनिक भी नहीं। अब क्या है, डायनाइनिक बचा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से लिखते आ रहे हो, आजकल ऐसे लिखते थे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ी है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो ये क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि OH क्या है, हमारे पास कितने लिगेंड है, OH 4 लिगेंड है। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। 6 आएगा क्या, 6 नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या है, देखो ये PB 4 कोऑर्डिनेशन 4 लिगेंड से हमारे जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, ये बात हमें समझ में आ गई। 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4। ठीक है, तो इसका 4 वाला आंसर सही हो जाएगा, डायनाइनिक एंड 4, न्यूट्रल तो था नहीं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गया। चलो अब हमें ये चीज समझ में आ गई, फिर उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसमें होगा। बहुत सिंपल सा एक मेथड बता देता हूं, जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग क्या लिखा है, मेटालिक बॉन्डिंग कि मेटालिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हाई होगी। सीधी बात है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास भी अच्छे से होगी ना बॉन्डिंग, बहुत अच्छे से हो रही होगी ना, तो मेटालिक बॉन्डिंग के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होने चाहिए। तो आप देख लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है भाई, इसमें कितने हैं, इसमें देखो ऐसे करके बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, यहाँ पे भर दिए हमने 3d7 4s2, s में 2 भर दिए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, n इज इक्वल्स टू कितने आ गया बेटा, 3 आ गया। ठीक है, सेकंड वाले में कितना होगा, आइए देखते हैं, 1 2 3 4 बना के देखा करो, देखो 2 मिनट लगेगा और आंसर तो सही आ जाएगा। क्या है, 3d5, 1 2 3 4 5 और s1। ठीक है, 5 + 1 6 इसमें हो गए। इसमें कितने होंगे, आइए देखते हैं, 1 2 3 4 इधर। ठीक है, n इज इक्वल्स टू इसमें कितने आने चाहिए, आइए देखते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 और 3d6 4s2। ठीक है भाई, इसमें कितने 1 2 3 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी बात करते हैं, 2 3 4 कितने आएंगे, देखो इसमें 3d3 लिखा है बेटा, 1 2 3 और 4s के पास कितने हैं, 2 लिखा है, इसमें तो सिर्फ 1 2 3, इसमें भी 3 हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा सेकंड वाले में प्रेजेंट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असर्शन रीजन बेस्ड। ठीक है, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट आर फाउंड इन नेचर। अच्छा ठीक है, 4 and F सीरीज आर केप्ट बिलो पीरियोडिक टेबल। अच्छा ठीक है, एस ब्लॉक सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो नेचर में हमें मिलते हैं। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई। 4 and F सीरीज आर केप्ट बिलो पीरियोडिक टेबल, हाँ ये भी बात सही कह रहे हो, ये भी रखी जाती है, अलग से लिखते जाते हैं ना, ऐसे पीरियोडिक टेबल होती है ऐसे, फिर इधर ये पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, कुछ इस तरीके से होती है, और यहाँ पे कुछ ऐसे ये एक्टिनाइड लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं जिनकी सीरीज इस तरीके से बनी होती है अलग से, इधर लैंथेनाइड बने होते हैं और इधर एक्टिनाइड बने होते हैं, इधर ये एस ब्लॉक होता है, इधर ये डी ब्लॉक होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर ये पी ब्लॉक होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पूरी ऐसे याद होनी चाहिए, इस तरीके से होता है। एफ ब्लॉक कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं, अलग से लिखो नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन क्या इसके वजह से ये नीचे रखा जाता है, इस वजह से ये सारे मिलते हैं नहीं यार, वो तो क्या है, वो इसकी नेचुरल अबंडेंस है, नेचुरल अबंडेंस है। तो ये स्टेटमेंट भले ही सही है एक दूसरे, लेकिन क्या है यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं, हाँ, फाइंड आउट सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब गौर से देखो,
कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो और NO+ को देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें और NO+ दोनों की बात करें, ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितना हो गया टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। पहली बात ये हमारी क्लियर हो गई। यहां पे देखते हैं नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो माइनस का 1 होगा, एक कम हो रहा होगा, तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 40 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गई? आइसोटोनिक स्पीशीज हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी दोनों का सेम होगा। और हमें एक केस और पता है, N2 का केस पता है, पूरा इसका आंसर MOT से आता है। MOT अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये क्विक आंसर सॉल्यूशन है ना। तो MOT में क्या आता है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग आता है। तो उसके केस में नाइट्रोजन केस में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है? 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, ठीक है। वही चीज इधर भी, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा? इसका भी 3 होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका भी 3 होगा। पूछा क्या गया था? फाइंड आउट सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, तो इसका 6 हो गया, सॉरी इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया, दोनों को ऐड कर लो, आंसर 6 आ जाए। 6 आंसर देना था, NAT टाइप था, ठीक है। मजा आ गई, बहुत इजी था, समझ में आ गया। सेव कर लेता हूं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ गया, इस क्वेश्चन को देखते हैं गौर से। देखो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट मास ऑफ CH4 कंज्यूम्ड। CH4 मतलब क्या होता है? मीथेन, ठीक है। कंज्यूम्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 लिखा है ये बेटा, CO2 लिखा है ऐसे करके, ठीक है। CH4 plus 2O2, CH4 plus 2O2 is giving CO2 plus क्या है? 2H2O, 2H2O हमें मिल रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट मास, मास की बात कर रहा है, ध्यान रखना, आंखें खोल के लिखना, मोल नहीं पूछ रहा है, ठीक है। मास ऑफ CH4 कंज्यूम, CH4 कितना कंज्यूम हुआ होगा, कितना, इतना निकालने के लिए, ठीक है। तो हमें इस रिएक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं? इस रिएक्शन से हम पहले, सबसे पहले एटॉमिक मास निकालें, एटॉमिक नंबर निकालें, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? CO2 है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना होता है बेटा? 12 होता है। इसका क्या होता है? 16 होता है और 16 होता है। इसको ऐड करो, कितना हो गया? 6 दूनी 12, 13, 14, एक कैरी 4, मतलब कुल मिला के 44 ग्राम हमें देखने को मिल रहा है। किससे? एक, हमसे किससे? 1 मोल से, 1 मोल से, 1 मोल से 44 ग्राम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये बात में समझो, हमें कितना फाइंड करना है? हमें 22.22 ग्राम हमें निकालना है। तो मतलब इसका हाफ किया है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 0.5 मोल लगेंगे। ये तो कॉमन सेंस कहता है, जूनियर क्लासेस में यूनिटरी मेथड पता है। तो वही चीज है, हमने क्या देखा कि 1 मोल CH4 से हमारे 44 ग्राम ऑफ CO2 बन रहा है, ठीक है, मोलिकुलर वेट से निकाल लिया। तो अगर 22 ग्राम बनाना है CO2 तो हमें कितना लगेगा? इसका हाफ लगेगा, 0.5 मोल। अब क्या करो? सिर्फ इसका मास निकालना है, तो मास निकाल लो बेटा। मास कैसे निकालोगे? नंबर मोल्स क्या होता है? मोल्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट, सॉरी मास अपॉन एटॉमिक मास, ये होता है। मास निकालना है, मास निकालना है तो मोल इनटू एटॉमिक मास कर देंगे। तो मोल कितने हैं? मोल कितने हैं? 0.5 मोल हमें यूटिलाइज करने पड़ेंगे, इनटू एटॉमिक मास कितना होता है CH4 का? 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16 हो गया, 16, ठीक है। इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 0 3 कैरी, क्या हो जाएगा? 8.0 या फिर 8 ग्राम आ जाएगा। 8 ग्राम हमें CH4 चाहिए। इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? आंसर 8 आ जाएगा, NAT टाइप था, ठीक है। कितना सिंपल सा था, इजी था ना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, सेव कर लेता हूं, आगे देखते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा और सिंपल भी था। क्या कह रहा है? फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, देखते हैं स्टीरियो आइसोमर का मतलब। यहां पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, कायरल कार्बन की बात कर लेंगे। कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन से सॉल्व हो जाता है, कायरल कार्बन से। अब देखते हैं क्या है। When 3 methyl hex2ene, hex2ene का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये हेक्स हो गया।
3 मिथाइल 1 2 3 3 में मिथाइल लगा दो बेटा, और क्या है 2 ईन है, इधर ईन लगा दो, बाकी को आप बैलेंस कर दो, CH3 इधर CH2 CH2, इधर क्या आएगा 1 2 3 4, कुछ नहीं आएगा सर, इधर क्या है CH3, इधर क्या आएगा H आएगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, यही देखने वाली बात थी। क्या लग रहा है बेटा यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। भाई मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था, वो कहता था जिधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, वो जैसा जो हमारा जो मेन चीज होती है कि ये इधर से पुशिंग इफेक्ट लगाएगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ खुलेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। लेकिन अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें तो वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, हमारे रेडिकल्स ऑब्टेन होते हैं, और यहाँ पे कहानी कुछ अलग होती है। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहे होंगे, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं बन रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा। तो क्या बन रहा होगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड C, इधर क्या आ रहा होगा CH3 CH2, बाकी एज इट इज रहेगा CH2 और CH3। याद रखने वाली बात थी HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में इधर क्या नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ कहीं H आके जुड़ेगा H+ और इधर Br जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में यहां तक क्लियर हो गया हो, तो अब गौर से देखो, गौर से देखो भाई, अगर जब तुम उसको गौर से देखोगे तो ये देखो इधर एक अलग ग्रुप लगा है इस कार्बन के, इधर अलग लिखा है, और इसके लिए ये पूरी रिंग अलग है, और इधर H अलग लगा है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये कायरल सेंटर हो गया, हाँ हो गया सर। अब इस वाले को देखो, ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, गौर से देखो, अगर हम कायरलिटी की बात करें तो ये देखो, ये एक अलग ग्रुप लगा है, ये पूरा एक अलग ग्रुप लगा है, ये एक अलग ग्रुप लगा है, और ये पूरा एक अलग ग्रुप लगा है, तो ये भी क्या हो गया कायरल सेंटर हो गया। तो टोटल कितने कायरल सेंटर हो गए बेटा, टोटल 2 कायरल सेंटर हो गए, कायरल सेंटर। और 2 कायरल सेंटर का मतलब क्या है कि एक कायरल सेंटर 2 इमेजेस दे रहा होगा, तो मतलब टोटल कितना होगा 2 × 2 = 4 आइसोमर्स होंगे बेटा टोटल इसमें। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, आंसर क्या आ जाएगा 4। NAT टाइप था, आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। सेव कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, मैंने एक ट्रिक बताई थी जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हो, मतलब वो अपने तरफ लेने की टेंडेंसी रखता हो, ठीक है, लोन पेयर की एब्सेंस हो, वही चीज है। अगर हम गौर से देखेंगे तो CN क्या होता है, हाँ भाई ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, NO2 भी मेटा डायरेक्टिंग होता है, -IN से खींचता है, COOH भी होता है -IN, ठीक है। और ये तो हमारे पास क्या होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ये बात हमें पता है, एल्काइल ग्रुप लगता है, ठीक है। फिर SO3H भी हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे, 3 O लगे हैं तो ये अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है। NH3 ये भी क्या होता है मेटा डायरेक्टर होता है, ये ऐसे करके लिखा है, अगर तुम ध्यान से देखो ये कुछ थोड़ा सा ऐसे यहाँ गड़बड़ लिखा है, ये इस तरीके से है NH3+। एक तो नाइट्रोजन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये मेटा डायरेक्टर के जैसे बिहेव करेगा। अब बचा ये फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास क्या होता है, फ्लोरीन के पास खुद के लोन पेयर होते हैं भर भर के, तो ये क्या करता है, तो लोन पेयर देता है रिंग को, पीएच रिंग को देता है, तो ये क्या कहलाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, देखो अगर मैं मार्क करूं 1 2 3 और 4 5, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, इसका आंसर आ जाना चाहिए 5, इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए बच्चे 5 आना चाहिए। दो हमारे कहने टोटल कितने दिए गए थे 1 2 3 4 5 6 7 में 2 हमारे ऑर्थो पैरा निकल गए, 5 हमारे क्या होगा मेटा। इस बार मेटा पूछा है, अगली बार ऑर्थो पैरा पूछ लेगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ बढ़िया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको तो देख के ही सॉल्व करने वाला था, तुरंत देख के ही सॉल्व हो जाता। गौर से देखो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है ये, बहुत ज्यादा इजी है।
अगर मैं बात करूं इसकी, आप देखो अगर 0.005 में इंटू 4 करो बेटा तो क्या आएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, करके देखना, ठीक है। और क्या करो इसमें, इसको करो 7.5 अपॉन में 10 टू द पावर 4 है, इंटू 4 करो, कितना आएगा 3 अपॉन ये आएगा। हमें क्या देखने को मिला, हमको देखने को ये मिला, लिखा है ये क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद इनिशियल रिएक्शन। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें हमें फाइंड करना था फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप गौर से देखो, जब गौर से देखोगे तो क्या पता चला कि हमारा जब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो रही है, तो हमारा इनिशियल रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो क्या हो गया, मतलब इसको हम ऐसे लिखे जैसे बुक्स में लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स में कैसे लिखा होता है, कुछ इस तरीके से लिखा होता है 0.02 अपॉन में 0.005 की पावर n इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे 3 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन में 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 n। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें n की वैल्यू बेटा क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और वैसे भी इस डेटा को देख के समझ में आ रहा है, कंसंट्रेशन हमने जब 4 टाइम्स करी तो इनिशियल रेट भी हमारा क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, यस ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड हमें बताने हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड का जो अगर मैं बात करूं कंडीशन क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन हमारे पास होती है कि वो हकेल रूल फॉलो करे, हकेल रूल फॉलो करे, जो कि क्या होता है 4n+2 इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n क्या होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीजर नंबर होता है। दूसरी बात प्लेनर होना चाहिए, हाँ भाई प्लेनर होगा, प्लेनर होना चाहिए मतलब sp2 कार्बन होने चाहिए, सारे के सारे sp2 कार्बन चाहिए, ठीक है। डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर कॉन्जुगेशन के साथ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। आइए देखते हैं। अब अगर हम सबसे पहले की बात करें तो हमें नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 है, 5 2 10 है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हमें ये नजर आ रहा है सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर है, प्लेनर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह 1 रखो तो क्या आएगा 4 × 1 + 2 आएगा, तो क्या 2 रखो, सॉरी 2 रखो तो क्या आएगा 8 + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हाँ सर ये एरोमेटिक है, यस दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। इसकी बात करते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, प्लस एक नेगेटिव चार्ज को हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं तो यहां से 2 आ गया। टोटल कितने आ गए, टोटल यहां पे कितने आ गए, गौर से देखो 1 2 3, हाँ ये 1 2 3 4 5 6 और 7 है यहाँ पे, 7 2 से कितना होगा 14 होगा, ठीक है। 6 और +1 ऐसे करो, इसको हटाओ 1 2 3 4 5 6 7 पूरे पूरे बॉन्ड है, ठीक है। इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 14 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। कैसे आया सर, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हमारे रिंग्स के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के हैं लोन पेयर के, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आया, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन अगर हमें यहाँ लाना है तो कैसे ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, देखते हैं। 4 × 3 + 2 कर दो, 12 + 2 = 14। यस ये भी हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक है, नहीं सर ये एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा सेंटर है जो sp2 नहीं है, sp2 नहीं है, ये नहीं होगा।
ठीक है, चलो ये नहीं होगा। सर ये हो सकता है, देखते नहीं हो सकता, हमें नजर आ रहा है ये sp2 सेंटर नहीं है, sp2 सेंटर नहीं है, sp2 सेंटर नहीं है, प्लेनर नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। इसकी बात करते हैं, सर इसमें भी यहाँ पे ये जो सेंटर है ये प्लेनर नहीं है। बहुत बच्चे गलत करके आ जाते हैं, ये प्लेनर नहीं है, तो ये वाला कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक। ये कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक। ये कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक। ये कौन सा होगा, एरोमेटिक। ये कौन सा होगा, एरोमेटिक। अब इसकी बात करते हैं, सर यहाँ पे जो चीज फॉलो हो रही है वो होती है एंटी एरोमेटिसिटी, और उसके लिए क्या होता है, 4n इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। ये वाला फॉर्मूला लगता है हकल्स रूल में। ठीक है, ये एंटी हकल रूल फॉर्मूला होता है। अब तुम देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रिंग के और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 8 हो गए। तो देखो 4n इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन में लगाओ, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 into 2 रख के देखो तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। यस, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो टोटल एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने हुए, क्योंकि एरोमेटिक पूछा गया था, कितना आएगा, 1 2, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। तो आंसर का क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का शिफ्ट 1 का पूरा सॉल्यूशन केमिस्ट्री का आ चुका है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपने सारे के सारे नोट्स और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नोट कर लिए होंगे। पढ़ते रहिए और अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहिए। सो ऑल द बेस्ट।